हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जनरल बातें बताऊंगी और हम लोग प्रोकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन को भी डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक सेकेंड यूनिट का है जो हमारा अभी रह गया था। इसको आप लोगों को मैंने कंप्लीट नहीं कराया था पहले, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए भी। तो पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर इसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। आज हम केवल इसको जनरल देखेंगे और प्रोकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। फिर कल हम यूकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इसको आपको बस एक बार ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आपको इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इसको रीड भी कर लेंगे तो आपके ध्यान में रहेगा और आप एमसीक्यूज़ आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। तो जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट पॉइंट है कि जीनोम होता क्या है। जीनोम की डेफिनेशन लिखी हुई है कि जितना जीन्स हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, जितना डीएनए या जितने जीन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं उसको हम कलेक्टिवली कहते हैं जीनोम। ठीक है, जीनोम मतलब टोटल जीन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी या टोटल डीएनए प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो पहला तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए प्रोकैरियोटिक जीनोम के बारे में एक जनरल चीज़ ये होती है कि वो मोस्टली हैप्लॉइड होते हैं, सर्कुलर होते हैं मोस्टली, और साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा उसमें प्लाज्मिड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब ये जो हमने बोल्ड किए हुए हैं जो जो कैरेक्टर वो इम्पॉर्टेंट हैं प्रोकैरियोटिक जीनोम के लिए। जैसे ये हैप्लॉइड होते हैं, सर्कुलर होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। जो सर्कुलर न्यूक्लियोइड होता है उनका वो तो सर्कुलर दिखता है देखने में, और साइटोप्लाज्म में होते हैं, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और प्लाज्मिड्स भी इनमें पाए जा सकते हैं जो कि हमारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स के केस में। उसके बाद थर्ड पॉइंट है यूकैरियोटिक जीनोम कैसा होता है। वो थोड़ा बड़ी साइज़ का होता है, उसमें कई सारे नॉन कोडिंग रीजन्स भी होते हैं और वो डिप्लॉयड होता है, मतलब पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं वो। ठीक है, पेयर्ड होते हैं, 2n के फॉर्म में होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो n के फॉर्म में होते हैं, मीन्स हैप्लॉइड। ठीक है, उनकी पेयरिंग नहीं होती है। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक जीनोम है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और प्लाज्मिड नाम की चीज़ नहीं होती मोस्टली। लेकिन आपको पता होगा कि वैसे तो मैंने इसमें लिख दिया है कि यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड नहीं होते, लेकिन जो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी जिसको ईस्ट कहते हैं, ईस्ट में 2 माइक्रोन का नाम का एक प्लाज्मिड पाया जाता है, वो एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ऐसा हम इसको कंप्लीट एब्सेंस नहीं लिखेंगे, बस मोस्टली लिखेंगे। मोस्टली या मतलब ज़्यादातर इसमें लिख सकते हैं कि एब्सेंट होते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीनोम के बारे में एक एक लाइन का हो गया कि कैसे इनकी फीचर्स क्या क्या होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक जीनोम को स्टडी करने के लिए, अब सारे के सारे प्रोकैरियोट्स की तो हम स्टडी कर नहीं सकते, तो हम एक मॉडल बना लेते हैं, मॉडल ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं जिसकी स्टडी करते हैं। मान लेते हैं कि इसी तरह से और सारे ऑर्गेनिज्म में भी होता होगा और सारे प्रोकैरियोट्स में भी ऐसा ही होता होगा। तो प्रोकैरियोटिक मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या है? ई कोलाई, जिसमें सारे के सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उसका जो जीनोम साइज़ है वो है 4639 किलो बेस पेयर का। ठीक है, 4.4639 किलो बेस पेयर का उसके जीनोम का साइज़ है टोटल। जो क्रोमोसोम का जो उसको हम क्रोमोसोम कह सकते हैं, लेकिन क्रोमोसोम नहीं कह सकते उसको, क्योंकि क्रोमोसोम यूकैरियोट्स के केस में होता है। तो जीनोम कहेंगे कि जो ई कोलाई का जीनोम है वो 4639 किलो बेस पेयर का होता है और उसमें लगभग 4000 जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब छोटे साइज़ का होता है, इससे पता चलता है। नेक्स्ट है कि हाई लेवल ऑफ कपलिंग इज सीन इन द वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस इन द प्रोकैरियोटिक जीनोम। फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्शन इज कपल्ड विद ट्रांसलेशन बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। अब देखिए हमने बताया है कि जो ई कोलाई या प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जो जीनोम होता है उसका वो सेल मेम्ब्रेन से ही अटैच होता है। ठीक है, न्यूक्लियस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, साइटोप्लाज्म में ही रहता है, लेकिन सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। और ये चूँकि ये साइटोप्लाज्म में ही पाया जा रहा है, तो जैसे जैसे इसका रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी होने लग जाता है, क्योंकि उसको कहीं न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोनों प्रोसेस एक साथ होती रहती है, एक तरफ से ट्रांसक्रिप्शन होता है और फिर एक तरफ से ट्रांसलेशन होना शुरू हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है तो ट्रांसलेशन उसी टाइम से होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि पहले पूरा ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म होगा तब ट्रांसलेशन शुरू होगा, ऐसा नहीं होता, दोनों एक साथ साथ भी होते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जनरल जीनोम ऑर्गेनाइजेशन हो गया।
एक ऐसा है, एक एक दो पॉइंट और हैं इसमें कि जीन्स आर एक्सप्रेस्ड एज ओपेरॉन या पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स के केस में, मतलब जिनका प्रमोटर एक ही होता है। जीन कई सारे होते हैं, उनका कॉमन प्रमोटर होता है, तो हम उसको कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। उसके बाद जो एडिशनल जीन होते हैं या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। और प्लाज्मिड क्या करता है, सो कुछ स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसमें भी ये पाया जाता है। तो प्लाज्मिड सारे के सारे प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते, जिसमें पाए जाते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ उसको एडिशनल एडवांटेज देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें डायग्राम बना हुआ है कि ये हमारा, ये जो इधर बना हुआ है ये प्रोकैरियोटिक जीनोम है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि सर्कुलर फॉर्म में ये हमारा न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड जो कि सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, और जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है वो प्लाज्मिड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब लेकिन जो प्रोकैरियोट के केस में न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम रहता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और जो यूकैरियोट्स के केस में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल या प्लास्टिडियल ऑर्गेनेल में पाए जाते हैं, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं, और इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्लाज्मिड होता है, ठीक। तो ये इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उसके बाद वैसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएगा नहीं आपके, तो MCQs आएंगे। उसके बाद ये कुछ कॉमन पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जीनोम में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं, इसको एक साथ कलेक्टिवली मैंने लिख लिया है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रोकैरियोट्स में एक ही सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है जो कि न्यूक्लियोइड के फॉर्म में, ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ पाया जाता होगा तो वो प्लाज्मिड है। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में जो मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब कई सारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि प्रोकैरियोट्स में भी कई सारे पाए जाते हैं, उसमें बस एक ही पाया जाता है जो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में अटैच रहता है। उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर और टीलोमियर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन यूकैरियोट्स में होती है, जो कि हमारे सेल डिवीजन के टाइम पे मेंटेन की जाती है। उसके बाद है DNA कैन इंटरेक्ट विद द साइटोप्लाज्म एज न्यूक्लियस इज एब्सेंट, मतलब DNA डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में रहता है क्योंकि न्यूक्लियस नहीं रहता, और इसमें क्या होता है, DNA जो होता है हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड रहता है, और ये कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक। इसमें क्रोमोसोम हैप्लॉइड होता है, इसमें डिप्लॉइड होता है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक साथ होते हैं क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, इसमें अलग अलग होते हैं। प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मिड एब्सेंट होते हैं। तो ये कुछ कॉमन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीनोम के बीच में डिफरेंस है। ये आप लोगों के लिए तब अच्छा रहता जब आप लोग इसको थ्योरी एग्जाम देते, लेकिन अभी MCQs के लिए बस आपको एक बार रीड करना है जिससे वो पता रहे किसमें क्या होता है, ठीक है। जिससे ऑप्शन जब आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। MCQ करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा, अभी तो बस आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अब थोड़ा प्रोकैरियोटिक जीनोम के बारे में देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक जीनोम थोड़ा सा डिटेल में कैसे क्या क्या होता है। अब जैसे हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक जीनोम में सबसे ज़्यादा स्टडी की गई है ई कोलाई की, तो ई कोलाई का जीनोम सबसे ज़्यादा स्टडी हुआ है, ठीक है, क्योंकि ई कोलाई मॉडल ऑर्गेनिज्म है। और ई कोलाई का जीनोम देखा कैसे गया, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और ऑटो रेडियोग्राफिक टेक्निक जब आ गई, ठीक है, एग्जिस्टेंस में, तब इसको अच्छी तरीके से सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम जो ई कोलाई में प्रेजेंट रहता है और न्यूक्लियोइड के फॉर्म में उसको देखा जा सका। तो आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि किस माइक्रोस्कोपी से ई कोलाई के जीनोम की स्टडी हुई है, तो आप कहेंगे फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, उसमें आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिख के नहीं आएंगे, ठीक है। तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी और ऑटो रेडियोग्राफी जैसी टेक्निक के कारण हमें ये संभव हो सका कि ई कोलाई के जीनोम को हम देख सकें कि कैसा होता है। उसके बाद जो इंटायर न्यूक्लियोइड होता है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड रहता है। इट हेल्प्स इन दिस एग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अभी कि न्यूक्लियोइड या जो हमारा क्रोमोसोम होता है ई कोलाई का, वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड रहता है। हिस्टोन प्रोटीन से एब्सेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होते हैं उसमें कुछ पॉलीअमीन्स टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे स्पर्मिडीन। स्पर्मिडीन का फंक्शन क्या होगा, स्पर्मिडीन या जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है कि वो पूरे DNA को कॉम्पैक्ट बना करके रखते हैं, एक साथ बांध के रखते हैं, ठीक है, जिससे वो कम जगह में रह सके। तो स्पर्मिडीन भी कुछ इसी तरह का काम करता होगा, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश करता होगा प्रोकैरियोटिक जीनोम को, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में देखिए कोई भी चीज़ नहीं आ रही होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं वो चीज़ आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। थोड़ा मैं इसको फास्ट बताने की कोशिश कर रही हूँ जिससे जल्दी जल्दी आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो सकें और कवर भी हो सके, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते प्रोकैरियोट्स में, लेकिन कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जैसे पॉलीअमीन्स, स्पर्मिडीन, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम्स आर सर्कुलर इन प्रोकैरियोट्स।
जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है वो सर्कुलर होता है, उसमें एक ही ओरिजिन होता है रेप्लिकेशन के लिए, इसको हम ओराइसी कहते हैं। ठीक है, तो ओराइसी से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा प्रोकैरियोटिक जीनोम है, अगर हम ड्रॉ करके बनाएं तो इस वजह से मान लीजिए जीनोम है, तो यहाँ पे एक सिंगल रेप्लिकेशन स्टार्ट पॉइंट होगा जिससे दोनों ही डायरेक्शन में रेप्लिकेशन कंटिन्यू होगा, और तब तक कंटिन्यू होता जाएगा जब तक ये यहाँ पे मिल ना जाए। यहाँ तक जब तक मिल ना जाए तब तक रेप्लिकेशन चलता रहेगा, तो एक नया हमारा क्रोमोसोम गोल गोल बन जाएगा सर्कुलर फॉर्म में। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि chromosomes are circular in prokaryotes. Replication starts at a single point called orysi and proceeds in both direction till the two replication forks meet. ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अर्लियर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जीनोम वॉज रिलेटेड टू द जीनोम साइज, नाउ रिफर्ड टू एज सी वैल्यू पैराडॉक्स। अब देखिए पहले क्या होता था, जैसे प्रोकैरियोट्स के केस में अगर हम बोलें तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती थी, ठीक है, जैसे मान लीजिए इकोलाई एकदम सिंपल है, ठीक है, थोड़ा सा और अगर इवॉल्व्ड प्रोकैरियोट्स ले लें तो उसका जीनोम अगर थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये मानते थे कि जैसे जीनोम का साइज़ बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पहले ये माना जाता था कि जैसे जैसे जीनोम का साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, और कई सारे केसेस में ये बातें सही भी हुई। ठीक है, लेकिन बाद में जब काफ़ी जीनोम सीक्वेंस हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का, एनिमल्स का, ठीक है, और भी सारे जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनका जब पूरा जीनोम सीक्वेंस हो गया तो ये पाया गया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी वैसे जैसे जैसे जीनोम साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। और इसी को हम कहते हैं सी वैल्यू पैराडॉक्स। सी वैल्यू पैराडॉक्स में क्या होता है कि सी वैल्यू एक होती है, सी वैल्यू का मतलब होता है कि जितना भी हमारा हैप्लॉइड जीनोम में जीन का कंटेंट है वो सी वैल्यू कहलाता है, या जितना हैप्लॉइड सेट में, जैसे हमारी बॉडी में 23 क्रोमोसोम्स पे जितना डीएनए प्रेजेंट होगा वो हमारी बॉडी का सी वैल्यू होगा। और सी वैल्यू अलग अलग ऑर्गेनिज्म की निकाली जाती है, उससे ये पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो ऑर्गेनिज्म कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या कितना ज़्यादा इवॉल्व्ड है। और इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जीनोम बड़ा है तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये कई सारे आप ऑर्गेनिज्म का कंपेयर करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कभी कभी कुछ केसेस में जीनोम साइज़ तो बड़ा है लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो सिंपल ही है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है उसका। और कुछ कुछ का तो जीनोम साइज़ छोटा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ठीक है, इसको हम एक पर्टिकुलर को इसको हम नहीं कह सकते कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जीनोम साइज और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, और यही हमारा सी वैल्यू पैराडॉक्स कहलाता है। ठीक है, इसमें आपको सी वैल्यू पैराडॉक्स और कुछ भी नहीं है। सी वैल्यू पैराडॉक्स आएगा तो आप लिख सकते हैं कि सी वैल्यू के बारे में पहले लिखेंगे कि हैप्लॉइड जीनोम में जितना डीएनए होता है वो सी वैल्यू कहलाता है, और जो जीनोम साइज होता है उस और कॉम्प्लेक्सिटी वो आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, और इसी को हम सी वैल्यू पैराडॉक्स कहते हैं। ठीक, तो सी वैल्यू पैराडॉक्स के बारे में बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे अभी तक, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत इसको समझिएगा, सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं इसको, वैसे लिखने को आएगा नहीं आपका, बस इसकी मीनिंग समझ लीजिए बाद में जिससे आपके काम आए। उसके बाद देखिए क्रोमोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोट्स के केस में, अभी तो हम ई कोलाई की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम और सारे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कुछ कुछ और सी ऑर्गेनिज्म भी होते हैं इसमें लीनियर क्रोमोसोम भी पाया जाता है। अभी तक तो हम सर्कुलर देख रहे थे ई कोलाई में, लेकिन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो एक बैक्टीरिया होता है उसमें ये पाया गया कि एक उसमें लीनियर क्रोमोसोम होता है, एक सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, उसका साइज़ भी लिखा हुआ है। और जो जीसी कंटेंट होता है, एक जनरल लाइन लिखी हुई है कि जो जीसी कंटेंट होता है बैक्टीरियल जीनोम का वो 25 से 75% के बीच में वेरी करता है, मीन्स हाईली वेरिएबल जीसी कंटेंट पाया जाता है प्रोकैरियोट्स के केस में। एग्रोबैक्टीरियम में लीनियर क्रोमोसोम पाया जाता है, और जो जीसी वैल्यू होती है प्रोकैरियोटिक जीनोम की वो 25 से 75% के बीच में वेरी करती है। उसके बाद प्लाज्मिड के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है और कुछ ना कुछ एडिशनल पावर प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और ऐसा नहीं है कि प्लाज्मिड अगर नहीं होगा प्रोकैरियोट सेल के अंदर तो वो सर्वाइव ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता, प्लाज्मिड के बिना भी सेल सर्वाइव कर सकती है। सब जगह प्लाज्मिड नहीं पाया जाता है, लेकिन जहाँ पाया जाता है वहाँ कुछ ना कुछ वो एडिशनल फीचर उसको प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, सेल के और प्लाज्मिड के टाइप्स दे रखे हैं, जैसे एफ प्लाज्मिड हो गया, आर प्लाज्मिड हो गया, कॉल प्लाज्मिड हो गया, ये आप लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, एफ प्लाज्मिड हो गया, आर प्लाज्मिड जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देता है, एफ प्लाज्मिड जो कॉन्जुगेशन के टाइम पे ट्रांसफ़र होता है प्लाज्मिड, उसको हम एफ प्लाज्मिड कहते हैं। और एक कॉल प्लाज्मिड भी होता है जो
कॉलिसिन प्रोटीन्स बताता है, ठीक है, जो कि दूसरे टाइप की सेल्स को किल करने के काम आता है। इसके अलावा भी प्लाज्मिड का अलग तरीके से भी डिवीज़न किया गया है कि कॉन्जुगेटिव और नॉन कॉन्जुगेटिव टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं वो कॉन्जुगेटिव होते हैं, और जो ट्रांसफ़र नहीं होते वो नॉन कॉन्जुगेटिव टाइप के होते हैं। तो ये सिंपल आपको दो तरीके से प्लाज्मिड का डिवीज़न किया गया है, एक उनके नेचर के बेसिस पे और एक उनके ट्रांसफ़र हो सकने के बेसिस पे, जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं और जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। उसके बाद एक एपिसोम टर्म भी आता है। एपिसोम भी आपका प्रोकैरियोटिक जीनोम के केस में एक टर्म आता है। एपिसोम एक तरह से आप कह सकते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं, जो क्रोमोसोम के बीच में आके अटैच हो जाते हैं, तो उस केस में हम उसको एपिसोम बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि एपिसोम रेफर्स टू अ जेनेटिक एलिमेंट विच कैन स्पेशली रेप्लिकेट इन एसोसिएशन विद अ क्रोमोसोम विद विच इट बिकम्स इंटीग्रेटेड। कभी कभी जैसे मान लीजिए कि कोई बैक्टीरियोफेज का पार्ट आके अटैच हो गया क्रोमोसोम में, तो वो एपिसोम कहलाने लग जाता है उस केस में। जो कहीं और से आके बैक्टीरियल क्रोमोसोम में अटैच हो जाता है वो पार्ट जीनोम का एपिसोम कहलाता है। तो एपिसोम, प्लाज्मिड और न्यूक्लियोइड, ये 3 टर्म हैं जो आपको प्रोकैरियोटिक जीनोम में आते हैं, और यही बस जीनोम ऑर्गेनाइजेशन यही है, इतना ही, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, इससे ज़्यादा आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको ये मत समझिए कि मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, इससे ज़्यादा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ये सफिशिएंट है आपके लिए। प्रोकैरियोटिक जीनोम ये हो गया। कल हम यूकैरियोटिक जीनोम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग एक बार लिख लीजिएगा या एक बार रीड कर लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन सॉल्व ईजिली कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।